आज हम पढ़ेंगे अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले वैध ठहराव या करार को ही अनुबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ऐसा ठहराव जो पक्षकारों के वैधानिक दायित्व एवं अधिकार उत्पन्न करता है उसे हम अनुबंध कहते हैं। अनुबंध के बारे में कुछ एक विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे न्यायमूर्ति सामंड के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है तथा उनकी व्याख्या करता है। एक दूसरे विद्वान हैं सर विलियमसन एंसन के अनुसार अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया गया ठहराव है जिसे राजनियम द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है तथा जिसके अंतर्गत एक या एक से अधिक पक्षकारों को दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो पक्षकारों में से एक पक्षकार के पास में दायित्व उत्पन्न होंगे और एक को राइट उत्पन्न होगा। कैसे कि सपोज ए ने किसी चीज को बी को बेचा तो ए का दायित्व यह है कि वो उस चीज को बी को सौंपे और बी का दायित्व यह है कि वो ए को उसकी प्रतिफल निश्चित करके प्रतिफल दे। तो अपन एक अनुबंध का जो निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक ऐसा वैध ठहराव होता है जो किसी कार्य को करने तथा विरत रहने के प्रस्ताव की स्वेच्छा से स्वीकृति उत्पन्न होता है। ऐसे ठहराव को सामान्यतः प्रतिफल भी पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पक्षकारों के आपसी अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते हैं जिसे कानूनी रूप से परिवर्तित करवाया जा सकता है। कहने का मतलब अनुबंध बनता है ठहराव प्लस प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। कहने का मतलब सबसे पहले हम किसी को हमारा प्रस्ताव देंगे, उसके बाद में वो उसको स्वीकार करेगा, उसके बाद में वो ठहराव बनेगा और अगर उस ठहराव को हम कानूनी रूप दे देते हैं तो उसको हम अनुबंध कहते हैं। वैध अनुबंध के कुछ आवश्यक तत्व अथवा लक्षण होते हैं। धारा 2H के अनुसार कम से कम अनुबंध करने के लिए एक से अधिक पक्षकार होने चाहिए। कहने का मतलब दो पक्षकार होने चाहिए कम से कम। फिर प्रस्ताव होना चाहिए और उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। तो दूसरा अपना पॉइंट हो गया प्रस्ताव एवं स्वीकृति। और प्रस्ताव, अगर हमारा प्रस्ताव एक पक्षकार का दूसरा पक्षकार स्वीकार कर लेता है तो वो ठहराव बन जाता है और अगर ठहराव वैध है तो उसे हम अनुबंध कहते हैं। वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा। प्रस्ताव हमेशा वैधानिक होना चाहिए और प्रस्ताव एक पक्षकार और दूसरे पक्षकार के बीच में वैधानिक संबंध स्थापित करना अनिवार्य है। अगला टॉपिक है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध करने की क्षमता से मतलब है कि व्यक्ति अवयस्क नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। अस्वस्थ मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब व्यक्ति जैसे पागल, पैदाइशी मूर्ख नहीं होना चाहिए। राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति दिवालिया नहीं हो सकता, किसी भी देश का राष्ट्रपति नहीं हो सकता। अगला टॉपिक होता है स्वतंत्र सहमति। कहने का मतलब एक व्यक्ति के प्रस्ताव को दूसरा व्यक्ति किसी भी प्रेशर में आके एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उनकी स्वतंत्र सहमति होना बहुत आवश्यक है। जैसे संता के पास में एक कार है और वह बंता को कार बेचने का प्रस्ताव करता है। बंता कार को बेचने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। तो इस तरीके से
अंता का दायित्व बंता के प्रति होता है कि वो अपनी कार उसको सौंपे और बंता उसका उचित प्रतिफल अंता को दे। वैधानिक प्रतिफल, वैधानिक प्रतिफल अगला टॉपिक है वैधानिक प्रतिफल। वैधानिक प्रतिफल का मतलब होता है किसी चीज, वस्तु या किसी भी तरीके का उचित मूल्य स्थापित होना। उचित मूल्य का मतलब है किसी 10 लाख की वस्तु का हम किसी को डरा धमका के 5,000 में नहीं खरीद सकते या 5,000 में नहीं बेच सकते। वैधानिक प्रतिफल का मतलब होता है उचित मूल्य। वैधानिक उद्देश्य अगला टॉपिक है हमारा वैधानिक उद्देश्य। वैधानिक उद्देश्य का मतलब होता है कि अनुबंध की वैधता के लिए ठहराव का उद्देश्य भी वैधानिक ही होना चाहिए। ऐसा कोई ठहराव नहीं होना चाहिए जो राज नियम के द्वारा वर्जित हो, जैसे बिना लाइसेंस के कोई काम करना। यदि कोई ऐसा ठहराव है जो कानूनी व्यवस्था को निष्फल करता है तो हम ऐसे ठहराव को भी वैध नहीं मान सकते हैं। कपटपूर्ण ठहराव नहीं होना चाहिए। कोई भी ठहराव अनैतिक नहीं होना चाहिए। ठहराव लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, जैसे रिश्वत से परीक्षा में पास करवाना, रिश्वत से कोई भी पोस्ट प्राप्त करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ठहराव हमेशा लोक नीति के विरुद्ध होते हैं। तो ठहराव का उद्देश्य हमेशा वैधानिक उद्देश्य होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। निश्चितता होनी चाहिए, ठहराव के अंदर निश्चितता होनी चाहिए। कैसे? कि संता बंता के बंगले को 5 लाख रुपए में अधिकतम रूप से सजाने संवारने का ठेका लेता है, लेकिन यह अनिश्चितता है। अधिकतम का क्या? मेरे लिए वो अधिकतम हो सकता है, सामने वाले के लिए अधिकतम नहीं होगा, इसलिए इसमें निश्चितता नहीं है। फिक्स होना चाहिए कि 5 लाख रुपए में मैं ये सामान लाऊंगा और इस तरीके से आपके घर को सजाऊंगा। उसमें निश्चितता बहुत जरूरी है। अगर ठहराव में निश्चितता नहीं है तो वो ठहराव वैध नहीं है, और अगर ठहराव वैध नहीं है तो वो वैध अनुबंध नहीं बन सकता है। निष्पादन की संभवता। निष्पादन का मतलब ये होता है कि हम कार्य को खत्म कर सकते हैं। जैसे संता बंता से ठहराव करता है कि 500 रुपए में जादू से खजाना ढूंढ देगा, लेकिन क्या कार्य खत्म नहीं हो सकता? कभी जादू से खजाना नहीं ढूंढ सकता। मान लो हमने उसको 500 रुपए दे भी दिए और जादू से खजाना नहीं निकला, तो इसमें कार्य निष्पादित नहीं हुआ, इसलिए ये वैधानिक ठहराव नहीं हो सकता। हमेशा वैधानिक अनुबंध में निष्पादन की संभावना होनी चाहिए, हमेशा निष्पादन होना चाहिए। ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में न हो। कोई भी ठहराव ऐसा नहीं हो जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ हो। स्पष्ट रूप से व्यर्थ किस कंडीशन में होता है? जैसे अवयस्क व्यक्ति के साथ में हमने कोई ठहराव कर दिया, कहने का मतलब 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति है और उसके साथ में हमने किसी भी तरीके का कोई भी ठहराव या एग्रीमेंट किया है तो वो वैलिड नहीं होगा। या फिर कोई ऐसा कार्य जो पागल व्यक्ति है उसके साथ में हमने कोई किसी तरीके का ठहराव किया है, वो भी नहीं होगा। दिवालिया व्यक्ति के साथ अगर हम कोई ठहराव नहीं कर सकते हैं, तो अगर हमने इन सभी कंडीशंस में किसी के साथ भी अगर ठहराव किया है, पागल व्यक्ति के साथ में स्पष्ट रूप से व्यर्थ ठहराव है, तो इस प्रकार के ठहराव को शुरू से ही व्यर्थ घोषित माना जाता है। वैधानिक औपचारिकताओं का पालन। अनुबंध में हमेशा वैधानिक औपचारिकताओं का पालन होना अनिवार्य है। कैसे? जैसे अनुबंध हमेशा लिखित होना चाहिए, साक्षी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। यदि किसी संबंधित राज्यनियम द्वारा ऐसा अनिवार्य है तो होना भी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अनुबंध हमेशा लिखित ही होना चाहिए और हमेशा साक्ष्य के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया नहीं मैं ये काम करूंगा और वो काम
हुआ ही नहीं है। सभी उक्त वैध अनुबंध में एक साथ पाए जाना आवश्यक है। कहने का मतलब जो टॉपिक हमने अभी पढ़े, जो पॉइंट्स पढ़े, ये सारे पॉइंट एक वैधानिक अनुबंध में आवश्यक हैं। अगर इसमें से एक भी नहीं है तो हम उसको वैधानिक अनुबंध नहीं बोल सकते। सपोज जैसे स्वतंत्र सहमति ना हो तो हम उसको वैधानिक अनुबंध नहीं मानेंगे। उचित प्रतिफल ना हो तो भी वो वैधानिक अनुबंध नहीं है। वैधानिक उद्देश्य अगर नहीं है तो भी वैधानिक अनुबंध नहीं है। कहने का मतलब ऑल ओवर ये सभी पॉइंट्स एक वैधानिक अनुबंध में होना अति आवश्यक है, तभी ही हम उसको वैधानिक अनुबंध में कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थात हम उसको अनुबंध बोल सकते हैं। अब हम पढ़ रहे थे कि ठहराव, अगर अनुबंध हमारा अनुबंध हमेशा ठहराव से बनता है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर ठहराव। तो कि ठहराव क्या होता है? ठहराव भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। कहने का मतलब प्रत्येक वचन मतलब प्रत्येक वचन तथा वचनों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? ठहराव बोलेंगे। तो मैंने पहले आपको बताया था कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन बराबर ठहराव। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति प्रस्ताव करता है तो दूसरे व्यक्ति स्वीकार करता है और वो ठहराव बन जाता है। इस प्रकार ठहराव दो व्यक्तियों के द्वारा दी गई पारस्परिक सहमति का ही परिणाम है।